गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, हर साल ना 16 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्टार्टअप डे के तौर के ऊपर। जैसे कल 16 जनवरी थी, तो कल भी हमने नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया। अब डाउट ये आएगा कि आखिर ये 16 जनवरी को ही क्यों करते हैं। इसका रीजन ये है कि आज से 10 साल पहले, यानी कि जनवरी 16 2016 को सरकार की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम स्टार्टअप इंडिया, वो दरअसल में 16 जनवरी 2016 को ही स्टार्ट हुई थी। अब ये 10 साल के अंदर चीजें बहुत बदल गई हैं। पहली चीज तो आप ये जानिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स है ना, वो आपको यूएसए में देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आपको चाइना देखने को मिलेगा और तीसरे नंबर के ऊपर आपको भारत देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम के जो नंबर्स हैं। सिमिलरली हमारे देश में स्टार्टअप्स की ग्रोथ एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, मतलब इतनी ग्रोथ जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर हम बात करते ना 2014 से पहले की, तो उस टाइम देश में स्टार्टअप्स लगभग 500 के आसपास थे। आज के टाइम ये नंबर ऑफ स्टार्टअप्स 2 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। देखो, जो मेरे इकोनॉमी के स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको भी क्लास में बताया था 1.59 लाख का उनको फिगर दिया था। पर अभी मोदी जी ने जो लेटेस्ट फिगर है वो बताया है कि द नंबर हैज नाउ इंक्रीज टू मोर देन 2 लैक्स। और अगर हम बात करें 2025 की, तो 2025 के अंदर 44,000 नए स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए हैं। जब से हमारी ये स्कीम स्टार्टअप इंडिया जब से शुरू हुआ है ना, तब से हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू स्टार्टअप्स 2025 के अंदर ही देखने को मिले। तो एक स्पीड जो चल रही है स्टार्टअप्स की, वो अपने आप में एक रेवोल्यूशन ले चुकी है एंड अपने आप में बहुत सक्सेसफुल है। और मोदी जी ने ये भी कहा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो शुरू हुए, यूनिकॉर्न बने। यूनिकॉर्न आज के समय 125 के आसपास आपको एक्टिव यूनिकॉर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपका काम पता क्या है, आप मुझे नीचे कमेंट्स में ये बताओगे कि आखिर ये यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है स्टार्टअप्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। दूसरा देखो, आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर पिक्चर में, वो है विद रिगार्ड्स टू द पोंगल सेलिब्रेशन। दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर पोंगल सेलिब्रेशन चल रहा है एंड पोंगल के टाइम के ऊपर जो जलीकट्टू इवेंट आपको देखने को मिलता है। अब जलीकट्टू इवेंट में क्या होता है, जो बुल टेमिंग है उसका यहाँ पे प्रयास यहाँ पे किया जाता है। तो एक कल्चर का पार्ट है ये काफी पहले, आज से 10 साल पहले थोड़ा कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई थी इसके रिगार्डिंग, बट फिर यहाँ पे इसको कंटिन्यू किया गया। तो एक तरह से बुल टेमिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल बुल टेमिंग का, वो आपको यहाँ देखने को मिलता है पोंगल के टाइम के ऊपर जलीकट्टू इवेंट के दौर में। दोस्तों, डेट है आज की 17 जनवरी 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें आज डिस्कस करना है दैट इज विद रिगार्ड्स टू IRENA असेंबली, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी असेंबली। सबसे पहले एक काम करेंगे, थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये होता क्या है IRENA। देखो, नाम में ही क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी। तो कहीं ना कहीं इसका पर्पस क्या होगा, इसका पर्पस यही होगा कि कंट्रीज को मदद करें कैसे ट्रांजिशन करना है। अभी हमारी जो इकोनॉमीज हैं एक तरह से कोल या नॉन रिन्यूएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको कैसे ट्रांजिशन करवाएं सस्टेनेबल की तरफ, आपके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, राइट। तो एक मात्र ऐसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के लिए डेडिकेटेड है। अब ये 2009 में एस्टेब्लिश हुई थी एंड फोर्स में आई 2010 के अंदर। एंड इसके हेडक्वार्टर आपको मजदार सिटी अबू धाबी यूएई में आपको देखने को मिल जाएंगे। पर्पस वही है कि एक तरह से एनर्जी ट्रांजिशन में हेल्प करें। 170 से भी ज़्यादा देश और यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर हैं और भारत भी इसका यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर है। ये एक रिपोर्ट बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक। ये हर साल इसके द्वारा यहाँ पे रिलीज करी जाती है। ठीक है, तो जैसे फिर इनकी आपस में बातचीत होती है, तो इस तरह से असेंबली इनकी यहाँ पे देखने को मिली। तो अभी यहाँ पे 16th ये असेंबली थी इनकी अभी दाऊ में। यहाँ पर इन्होंने बात करी विद रिगार्ड्स टू कि आगे हमारा प्लान क्या होगा। और साथ में ना, इस असेंबली से पहले एक रिपोर्ट भी यहाँ पे रिलीज हुई है दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनुअल रिव्यू 2025। इसको IRENA और साथ साथ आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर रिलीज किया है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अब पॉइंट आता है कि क्या हुआ सर इस असेंबली के अंदर, क्या बातचीत हुई। देखो, बातचीत वही थी कि भाई जो हमने पुराने अडॉप्शंस कर रखे हैं उनको काम किया जाए, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इनकी जो मीडियम टर्म स्ट्रेटजी थी 2023 से 2027 की, उसको इवेल्युएट किया गया। वर्क प्रोग्राम एंड बजट को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। सिमिलरली कैसे इरिवर्सिबल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं। इसके अलावा
जो कॉप 28 में यूएई कंसेंसस गोल्स अडॉप्ट हुए थे, उसको ट्रैक किया गया कि कितना हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारा फोकस ये है कि 2030 तक ना हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 3 गुना कर देंगे। तो क्या हम कर भी रहे हैं? 2030 तो आज से 4-5 साल बाद आएगा, पर क्या हम सही रास्ते पर हैं भी? बाकी एनर्जी एफिशिएंसी भी हमें डबल करनी है 2030 तक। क्या हो रहा है या नहीं हो रहा, काम हो रहा है? तो उसको अंडरस्टैंड करनी है, उसको समझने के लिए ये सारा असेंबली ने यहाँ पे काम किया। तो इसके साथ-साथ जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक रिपोर्ट भी रिलीज़ हुई, रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनुअल रिव्यू 2025। अब इसमें ऐसा बताया गया कि आज के समय ना रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 16.6 मिलियन लोग जो हैं वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और मेजर जो जॉब्स हैं वो सोलर फोटोवोल्टेइक यहाँ से, इस सेक्टर से यहाँ पे आ रही है, और मेन यहाँ पे जो जॉब जनरेट करवा रहा है वो चाइना करवा रहा है। बात करें भारत की, तो भारत ने भी 1.3 मिलियन जॉब्स ऐसी हैं जो कहीं न कहीं रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हैं। दुनिया का ये 7.7% आपको देखने को मिल जाएगा। सोलर फोटोवोल्टिक और हाइड्रो पावर एम्प्लॉयमेंट में भारत दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा, बाकी विंड में, लिक्विड बायोफ्यूल में चौथे नंबर के ऊपर। साथ ही साथ भारत की अगर हम बात करें तो मेजर जो लोग एम्प्लॉयड है ना रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, वो गुजरात में है, एंड फॉलोड बाय आपका तमिलनाडु, और मेन जो है वो फोटोवोल्टिक जो मॉड्यूल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में ही ज़्यादातर जो नौकरियां हैं वो इंडिया में जनरेट हो रही हैं। तो ये कुछ बातें थी जो यहाँ पर इस असेंबली में डिस्कस करी गई। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड रिपोर्ट 2026। देखो अभी मैं आपको ना, अभी 2 मिनट पहले ही मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करके आया हूँ। जब मैंने बताया ना रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब एनुअल रिव्यू, ये दोनों ने रिलीज किया था, किसने? IRENA ने, और साथ साथ ILO ने भी। तो ILO की एक और भी रिपोर्ट आई है, तो थोड़ा उसको भी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो नाम में क्या है, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड रिपोर्ट 2026। तो दुनिया भर में रोजगार का क्या ट्रेंड है ना? क्या लोगों को प्रॉपर जॉब्स मिल रही हैं, नहीं मिल रही? डेवलप्ड कंट्रीज में क्या हो रहा है, डेवलपिंग में क्या हो रहा है, युवाओं का क्या हो रहा है, महिलाओं को नौकरियां मिल रही हैं या नहीं मिल रही? वो सारी बातें यहाँ पे इन्होंने इस रिपोर्ट में बताई हैं। हम इनको अपने प्रीलिम्स में भी हमारे काम आ जाएगा, और मेन से भी इस डेटा का आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ILO ने ये डेटा दिया है। पहली बात तो ILO ने ये बताई है कि दुनिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आपको 4.9% आपको देखने को मिला 2025 के अंदर। एंड अगर हम 2026 की बात करें तो ये नंबर 4.9% ही रहने वाला है, ऐसा इनका अनुमान है। इन्होंने एक बात बताई कि कहीं न कहीं लगभग 186 मिलियन लोग बेरोज़गार हैं, दैट इज़ देयर एस्टीमेट। पर इन्होंने एक बात और इंटरेस्टिंग बताई है, वो ये है कि इसमें ना बहुत सारा हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब हमने ये आंकड़ा दिया तो है 186, पर एक्चुअली बेरोज़गार लोग बहुत-बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों? ऐसा रीज़न ये है कि आपको ना दुनिया भर में जॉब गैप देखने को मिलेगा। मतलब देखो बहुत सारे लोग कई बार ऐसे होते हैं जैसे जिनको काम चाहिए होता है पर काम मिल नहीं पाता। अब उनको भी हम यहाँ पे क्या, वो कई बार कुछ ऐसे जॉब्स में लग जाते हैं जहाँ पर उनके होने या ना होने से कोई फ़र्क ना पड़ता, उनसे एफिशिएंसी पे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, ओवरऑल वर्क उतना ही रहता है। तो कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और लेबर डिमांड मीट ना होने की वजह से ये बहुत बड़ा नंबर है एक्चुअल में, जो लोग बेरोज़गार हैं। लोगों को दिख नहीं रहा कि वो बेरोज़गार हैं, बट हैं वो बेरोज़गार, क्योंकि उनके होने या ना होने से कोई वर्क आउटपुट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। बाकी हमने काम किया है अच्छा, बट फिर भी 284 मिलियन वर्कर्स अभी भी एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर यहाँ पे रह रहे हैं, जो कि लेस देन $3 डे वाली यहाँ पे बात होती है। 2 करोड़ से भी ज़्यादा वर्कर इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के अंदर हैं। एंड एक्चुअली आप नोटिस करोगे कि जो डेवलप्ड देश है ना, हाई एंड अपर मिडल इनकम कंट्रीज, यहाँ पर ना अब उतनी तेजी से ग्रोथ नहीं हो रही, नए रोजगार यहाँ पे ज़्यादा जनरेट नहीं हो रहे। पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन भी यहाँ पे एज हो चुकी है, तो यंग लोग वहाँ पे है ही कम, तो इस वजह से इतना अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत वहाँ पे नहीं आ रही। पर अगर हम बात करें लो इनकम देशों की, यहाँ पर देखो लेबर फोर्स बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है। ऐसे लोग जो कहीं न कहीं युवा हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं, है ना? जॉब जनरेट हो रही हैं, पर उतनी अच्छी नहीं हो रही, और जो हो रही हैं वो क्वालिटी जॉब्स नहीं हैं, तो कहीं न कहीं ये भी दिक्कत है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने जो 2 मेन बातें बोली है ना, वो यूथ और महिलाओं के बारे में बोली है, कि अगर हम बात करें तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट तो 12.4% है। देखो जैसे अगर हम ओवरऑल की बात करें दैट इज़ 4.9%, पर युवाओं में ये 12.4% आपको देखने को मिल जाएगा। तो लगभग 260 मिलियन यंग लोग ऐसे हैं, जो या तो रोज़गार नहीं कर रहे, ना ही रोज़गार में हैं, ना ही पढ़ रहे हैं, ना ही ट्रेनिंग में हैं, और ये ज़्यादातर नंबर जो बड़ा है ना, ये लो इनकम देशों के अंदर है, कि वहाँ पर युवा बेरोज़गार बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया में भी देखो कुछ हद तक है ऐसा, कि हमारे देश में ना जो युवाओं के बीच में बेरोज़गारी दर है, वो ज़्यादा है। मतलब युवाओं को उतनी अच्छी नौकरियाँ फ़िलहाल यहाँ पे नहीं मिल पा रही हैं।
बाकी जेंडर गैप के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो महिलाओं को भी यहाँ पे उतनी नौकरियां नहीं मिल रही। एंड नोटिस कर पाओगे कि महिलाएं 2/5 2/5 मतलब 40% के आसपास ही ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, जो कि 50% होना चाहिए था। अब ऐसा क्यों? इसके पीछे देखो कई सारे कारण हो सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि महिलाओं को घर की जिम्मेदारी, केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। स्टीरियोटाइप्स हैं कि पुरुष अच्छा काम करते हैं, महिलाएं अच्छा काम नहीं करती। सोशल नॉर्म्स की वजह से भी महिलाओं को काम करने नहीं दिया जाता। ये सब जो हमारे दिमाग में बायसेस है ना, इनसे भी महिलाओं की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। बाकी साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे आईएलओ ने ये भी बताया है कि एआई के आने से ऑटोमेशन और जो ट्रेड पॉलिसी में अनसर्टेनिटी है ना, मतलब पता नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर देंगे इनडायरेक्टली, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें यहाँ पे इस तरह के रोजगार के ऊपर देखने को मिलता है। ये सारी बातें यहाँ पे इस रिपोर्ट में मेंशन है और इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भी दी हैं। पहली बात तो हमें स्किल्स में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब पैसा डालना होगा। फिर हमें जेंडर और यूथ के ऊपर खासकर ध्यान रखना होगा, महिलाओं के ऊपर और युवाओं के ऊपर। इनके लिए नई नई जॉब्स हमें यहाँ पे जनरेट करवानी होंगी एंड ट्रेड को हमें यहाँ पे बेहतर करना होगा। अगर सही ढंग से ट्रेड होगा, फेयर ट्रेड होगा, उसका फायदा यहाँ पे देशों को मिल सकता है। आईएलओ क्या है? देखो, आईएलओ आपकी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि अपने आप में एक ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर है। ट्राईपार्टाइट मतलब यहाँ 3 पार्टीज आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर सरकार भी है, यहाँ पर एम्प्लॉयर भी है और यहाँ पर एम्प्लॉय भी है। ठीक है, या वर्कर आप जिसको आप कह सकते हो। ये तीनों के कॉन्टेक्स्ट में है और ये एकमात्र यूएन एजेंसी है जहां पे ये 3 पार्टीज का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। इसको बनाया गया था 1919 के अंदर, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। आपका ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस आप लोग पढ़ते होंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। एंड इसके हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेंगे। इसके 187 मेंबर देश हैं, जिसमें इंडिया भी डेफिनेटली एक पार्ट है। आइडिया यही है कि देखो, लेबर कोई कमोडिटी नहीं है, लेबर के भी कुछ हक है, लेबर के भी कुछ राइट्स हैं। उनको सही वेजेस यहाँ पे मिलनी चाहिए, उनको प्रॉपर एक अच्छा एटमोस्फेयर मिलना चाहिए। दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएलओ। 1998 के अंदर आईएलओ ने डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट टू वर्क, यहाँ राइट एट वर्क, ये अडॉप्ट किया था। एंड हाईएस्ट जो इनकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो है एनुअल इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर सभी देश मिलते हैं, कोशिश करते हैं लेबर इश्यूज को यहाँ पे अंडरस्टैंड करें एंड उसकी पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं। अब देखो, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड रिपोर्ट तो ये निकालते ही हैं, उसके अलावा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक फॉर यूथ, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। ये कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो यहाँ पे आईएलओ के द्वारा यहाँ पे रिलीज करी जाती हैं। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के, दैट इज थिरुवल्लुवर। ठीक है, देखो सब लोगों ने इनका नाम तो सुना होगा, थोड़ा इनके बारे में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो एक्चुअली पता क्या है, जब हम अपना हिस्ट्री बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें इनका जिक्र हम डेफिनेटली हम इनका अंडरस्टैंडिंग करते हैं, पर एक्चुअली ना इनका जन्म कब हुआ इसके बारे में हमें कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि ना देखो, बहुत सारी अलग अलग, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग डेट्स मेंशन्ड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ना आइडिया लें तो 4th सेंचुरी बीसीई से लेकर 6th सेंचुरी सीई के बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका जन्म हुआ। जैसे अडिगाल बताते हैं कि 31 बीसीई में इनका जन्म हुआ, पर अगर हम बात करें कामिल जबली की, इन्होंने बताया कि 500 से 600 सीई के बीच में जन्म हुआ। तो बहुत सारे अलग अलग जो हिस्टोरियंस हैं या अलग अलग जिन्होंने बताने की कोशिश करी है रेफरेंसेस के अंदर, तो हमें यहाँ पे प्रॉपर डेट नहीं मिलती। पर हुआ पता क्या, जनवरी 1935 में, लगभग आज से 90 साल पहले, तमिलनाडु की सरकार ने बोला कि जो ये अडिगल जी ने जो बताया ना कि 31 बीसीई में, तो उसी को हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं इनका बर्थ ईयर, कि इनका जन्म हुआ 31 बीसीई में। ठीक है, ओके ओके। फिर उस साल इन्होंने सेलिब्रेट किया उनका बर्थडे मई 17 और मई 18 को। बट आगे जाके पता क्या हो गया, आगे जाके डिसाइड ये किया गया कि हर साल ना या तो 15 जनवरी को या फिर 16 जनवरी को हम सेलिब्रेट किया करेंगे थिरुवल्लुवर जी का जो जन्मदिन होता है, पोंगल के सेलिब्रेशन के तौर के ऊपर ही। जब पोंगल आता है तभी यहाँ पे थिरुवल्लुवर जी का जो जन्मदिन है हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर लेते हैं। कोई एग्जैक्ट डेट हमारे पास नहीं है, बट अब हमने 15 या 16 जनवरी को हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी हमने इनका जन्मदिन था वो सेलिब्रेट किया और उस मौके के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनको यहाँ पे जो ट्रिब्यूट्स हैं वो पे किए। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, थिरुवल्लुवर जी की बात करें तो बहुत ही फेमस तमिल पोइट और फिलोसफर रहे हैं और तमिल सिविलाइजेशन के बहुत ही कल्चरल आइकन रहे हैं। इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। जैसे आपको कई बार नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है ना कि हर घर के अंदर आपको रामायण या महाभारत या सॉरी भगवत गीता हो गया, ठीक है, तो इनके आपको जो बुक्स हैं, जो आपके जो इनकी जो अलग अलग कुछ कंपाइलेशंस हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें ना साउथ इंडिया के अंदर इनकी जो बुक्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ थिरुकुराल बुक। ठीक है,
तो इन्होंने यहाँ पे इस बुक को लिखा। ये एक क्लासिक टेक्स्ट है एथिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड लव के ऊपर। देखो एक्चुअली ना इनकी जो बुक्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो तिरुकुरल है, एक है आराम, वर्च्यू, एक है पोरुल, स्टेट क्राफ्ट एंड सोसाइटी, एक है कमम, लव। बेसिकली आप बात करते हो ना धर्म, अर्थ और काम। धर्म इज वर्च्यू, अर्थ होता है आपका वेल्थ, काम होता है आपका लव। ठीक है, तो उनके ऊपर यहाँ पे इनका जो बुक है वो यहाँ पे डिवाइडेड है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी बुक के माध्यम से एथिकल, मॉरल और प्रैक्टिकल गाइडेंस यहाँ पे लोगों को देने की यहाँ पे एक तरह से कोशिश करी है। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इन सब के बारे में भी यहाँ पे चर्चा आपको देखने को मिलती है। तो इस टेक्स्ट में ना 1330 कपलेट्स हैं। कपलेट्स होते हैं जो पोइट्री के छोटे छोटे आपके 2 लाइन्स होती हैं, उनको कपलेट्स बोलते हैं। इस तरह से टोटल 133 सेक्शंस हैं और 10 कपलेट्स हैं। टोटल 1330 कपलेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये ओवरऑल एक होलिस्टिक कवरेज है यहाँ पे, जो कि काफी अच्छा एक संदेश देने की कोशिश करती है जो इनकी यहाँ पर बुक है। अब ये एक पोइट तो थे ही, और साथ साथ ना ये जो वल्लुवा कास्ट है ना, उनके श्रद्धालु के तौर के ऊपर यहाँ पे आपको देखने को ये मिलते हैं। बेसिकली कहने का पॉइंट ये है कि इनको वल्लुवार या थिरुवल्लुवार यहाँ पे बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो श्रद्धालु हैं इस पर्टिकुलर कास्ट के। तो एक्चुअली ना इनकी जो कास्ट है इसके ऊपर भी देखो कोई कंप्लीट क्लैरिटी हमें नहीं है। पर कुछ ट्रेडिशंस जो यहाँ पे बात करते हैं ना कि इनके पिताजी जो थे वो एक ब्राह्मण थे, इनकी माता जी जो थी वो पारिया वुमन थी, जिनको हम हरिजन के नाम से यहाँ पे जानते हैं। और इनका काम ये हुआ करता था कि जो रॉयल संदेश हैं उनको ड्रम्स बजा के यहाँ पे लोगों तक पहुंचाना, ये होता था। पर देखो ये सारी बातें, ये ट्रेडिशंस हैं, ये यहाँ पे कोई इसके बारे में हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है इन बातों के बारे में। ये सारी बातें हमें एक मतलब जो सुनी सुनाई बातें होती हैं उनसे आती हैं। तो एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट चीजें कैसे हुई उनके बारे में हमें कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है। और कुछ ट्रेडिशंस ये कहते हैं कि इनका जन्म मदुरई में हुआ। पर हाँ, ये थिरुकुरल के बारे में जो बातें हैं, जो इनका बाकी जो और कॉन्टेक्स्ट थे, वो जरूर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज विद रिगार्ड्स टू गवर्नर्स रूल इन ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। सबसे पहली बात आप लोग जानते होंगे कि एक हमारे पास संविधान में 5th शेड्यूल है, एक है 6th शेड्यूल। जब हम बात करते हैं ना ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, हम बात करते हैं किसकी? 6th शेड्यूल की यहाँ पे बात करते हैं। हमारे 6th शेड्यूल के अंदर आपको पता है कि आपकी 4 स्टेट्स आती हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। उनके ट्राइबल एरियाज के साथ डील करने के लिए 6th शेड्यूल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। पर्पस यही है कि भाई ट्राइबल एरियाज हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, उनके अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उनको सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन का हक देना है। उसके लिए एक स्पेशल फ्रेमवर्क यहाँ पे बनाया गया है। सर कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है? जैसे मैंने आपको बताया ना कि 4 स्टेट्स हैं, तो 4 स्टेट्स में इस तरह से 10 ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपको देखने को मिलती हैं। जैसे असम में है बोडोलैंड, कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाओ। मेघालय के अंदर बात करें तो गारो हिल्स, जांतिया हिल्स, खासी हिल्स। त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और मिजोरम के अंदर आपका चकमा, लाई एंड मारा ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपको देखने को मिल जाएंगी। तो टोटल 10 है इस तरह से। तो इनमें होता क्या है, देखो जो 6th शेड्यूल के हिसाब से अगर हम नोटिस करें ना, तो गवर्नर के पास यहाँ पे पावर होती है कि यहाँ पर अगर वो किसी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज को चेंज करना चाहते हैं या उनके नाम बदलना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पार्लियामेंट के कानून है या स्टेट लेजिस्लेचर का कानून है वो ऑटोमेटिकली यहाँ इन डिस्ट्रिक्ट्स पे नहीं एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, कुछ एक्सेप्शन के साथ उनको लागू किया जा सकता है। पर ध्यान ये रखना होगा कि ट्राइबल इंटरेस्ट जो हैं वो यहाँ पे बचे रहें, ट्राइबल के इंटरेस्ट के साथ हम यहाँ पे कोई गलत ना करें। साथ ही साथ ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में टोटल 30 मेंबर्स हो सकते हैं, जिनमें से 26 इलेक्ट होते हैं आपके वोटिंग अडल्ट फ्रेंचाइज से, और जो बाकी 4 हैं वो गवर्नर जो है वो नॉमिनेट करते हैं, एंड दे सर्व फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अब इनके काम देखो, इनके पास देखो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड इवन आपके जुडिशियल पावर्स भी आपको देखने को मिलती हैं। देखो लेजिस्लेचर में क्या है, जो आपका ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो कानून बना सकते हैं आपके लैंड, फॉरेस्ट, मतलब रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं आएगा इसका, बाकी जो अदर फॉरेस्ट है उसके ऊपर, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सोशल कस्टम, इन सब मुद्दों के ऊपर कानून बनाए जा सकते हैं ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा। साथ ही साथ विलेज काउंसिल को एडमिनिस्टर करना, ठीक है ना, लॉ इन्फोर्समेंट के काम भी इनके पास आ जाते हैं। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें तो इनके पास जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। इनके ट्राइबल कोर्ट्स भी एस्टेब्लिश करते हैं शेड्यूल ट्राइब के बीच में जो भी झगड़े होते हैं ना उनको हैंडल करने के लिए। ये तभी एप्लीकेबल है जहां पर दोनों पार्टी शेड्यूल ट्राइब हो एंड वहां पर 5 साल तक की यहाँ पे सजा देनी हो। तो ये सारे काम इनके पास होते हैं, आपके लेजिस्लेचर भी, एग्जेक्टिव भी और जुडिशियल भी। पर्पस यही है कि एक तरह से हम यहाँ पे ट्राइबल अटॉनमी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रख पाए।
तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि जो चकमा ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वहां पर गवर्नर रूल को 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया, दैट वाज द होल पॉइंट। बट अदरवाइज आपको ये 6 शेड्यूल और एडीसीज क्या होते हैं इनके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन आ रखे हैं इस चीज के रिगार्डिंग। अगला टॉपिक जो हमारे सामने है दोस्तों, दैट इज रिगार्डिंग आयरन एज न्यूट्रिशन। देखो जब हम बात करते हैं ना आयरन की, तो भारत में बहुत बड़े स्तर के ऊपर आयरन की कमी आपको देखने को मिलती है। भारत की अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में देखा जाए ना कि कौन सा न्यूट्रिएंट मोस्टली डेफिशिएंट आता है, तो आंसर इज आयरन एक बहुत ही मेन न्यूट्रिएंट है जो आपका कमी पाई जाती है। अब नोटिस करना, आयरन का फायदा बहुत सारा है, जैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। इसको समझना ऑक्सीजन के लिए कैसे, देखो होता पता क्या है, जो आयरन है वो हेमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। उसका मेन कॉन्स्टेंट आपका आयरन ही होता है हेमोग्लोबिन का। और यही हेमोग्लोबिन क्या करता है, ये मदद करता है आपके आरबीसीज जो है ना, रेड ब्लड सेल्स की, ताकि आरबीसीज जो है वो ऑक्सीजन को लेकर जा पाए हमारी लंग से टिश्यू तक। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में काम आया। इसके अलावा अगर हम बात करें एनर्जी मेटाबॉलिज्म के अंदर, क्योंकि देखो यार हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो इन्वॉल्व है आपके रेस्पिरेशन में, एनर्जी बनाने के अंदर, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आयरन हो गया। उसके अलावा ग्रोथ के अंदर, इम्यूनिटी आपकी बेहतर करने के अंदर, आपके ब्रेन को डेवलप करने के अंदर आयरन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो कहीं ना कहीं इसका रोल बहुत ज़्यादा है। एंड ऐसा माना जाता है कि ना महिलाओं को ज़्यादा ज़रूरत होती है आयरन कंज्यूम करने की। देखो समझना, एक जो मेन होता है ना उसको 8 से 10 mg पर डे, मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है आयरन। महिलाओं को चाहिए होता है 18 से 20 mg। पर दिक्कत पता क्या है, ये ज़्यादा पता क्यों चाहिए, इसको समझना। ज़्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि महिलाओं का मेंस्ट्रुअल जो होता है उस वजह से ब्लड लॉस हो जाता है। तो ब्लड लॉस के साथ साथ आपका आयरन लॉस भी हो गया। और अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसको और ज़्यादा यहाँ पे आयरन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। पर महिलाएं देखो वैसे भी कम खाना खाती हैं, मतलब बाकी लोगों के खाना कंप्लीट होने के बाद खाना वो खाती हैं। बाकी इसकी लॉस की वजह से भी यहाँ पे आयरन की कमी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में ज़्यादातर महिलाओं को आपको अनीमिया देखने को मिलता है। लगभग 50% महिलाओं को भारत में अनीमिया है, राइट। तो इसका कारण यही है कि हमने प्रॉपर खाना नहीं खाया, कुछ ऐसा खाना नहीं खाया जिसमें आयरन की अच्छी मात्रा थी। फिर महिलाओं का तो मैंने आपको बता ही दिया। इवन अगर हम बात करें ना आपके जो डाइजेस्टिव, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल आपके ब्लड लॉस है, बड़े जो आपके एल्डर्स होते हैं उनके अंदर, उस वजह से भी आपकी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। अब इसका इम्पैक्ट यही आता है कि इससे अनीमिया हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे आपका ब्लड के अंदर जो नॉर्मल अमाउंट होना चाहिए हीमोग्लोबिन उससे कम होता है। बाकी फिर थकावट इंसान को फील होती है जब ऐसा नहीं होता। इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आता है, क्योंकि आप अगर आप पूरा न्यूट्रिशन इन लोगे तो आप उतना एफिशिएंट नहीं हो पाओगे, तो उसका आपका वर्क फोर्स प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी यहाँ पे इम्पैक्ट आता है। तो सोर्सेज क्या है, देखो यहाँ पर ना दो तरह के आयरन है, एक होता है हीम आयरन, एक होता है नॉन हीम आयरन। हीम आयरन आपका ना मोस्टली एनिमल से आता है, जो आपका मीट, फिश, पोल्ट्री, इन सब से। नॉन हीम आयरन आपके जो मक्का आपका मिलेट्स होते हैं, सॉरी, आपका अनपॉलिश्ड राइस हो गया, आपकी दालें हो गया, पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क कर्ड हो गया, उन सब से यहाँ पे आता है आपका जो आयरन है। बाकी इसके अलावा कुछ आपका जो मेडिसिन आती हैं वो भी आप कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज कुछ और भी हमारे पास तरीके हैं, अगर मान लो कुछ प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं होता तो उस केस में आपको और भी तरीके से मदद करी जा सकती है। तो सरकार ने बहुत सारे मिशन भी यहाँ पे रन किए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अनीमिया मुक्त भारत। इसका पर्पज़ यही है कि आपको यहाँ पे मेडिसिन दें, आपको प्रॉपर एक बिहेवियर आपका चेंज करने की कोशिश करें। और इसका पर्पस है कि 3 परसेंटेज पॉइंट्स कमी लेकर आनी है हर साल आपके यंग चिल्ड्रन, अडोलसेंट्स एंड जो महिलाएं हैं रिप्रोडक्टिव एज में, उनके यहाँ पे 3 परसेंटेज पॉइंट्स की कमी लेकर आनी है हर साल अनीमिया की जो परसेंटेज मात्रा आपको देखने को मिलती है। फिर पोषण अभियान के माध्यम से हम यहाँ पे न्यूट्रिशनल आउटकम बेहतर करेंगे। अगर अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा बच्चों को, महिलाओं को, उससे कहीं ना कहीं उनको मदद हो पाएगी कि उनका जो लेवल है आयरन का वो यहाँ पे बढ़ पाए। प्लस एट द सेम टाइम न्यूट्रिशन आयरन प्लस इनिशिएटिव भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी टैबलेट्स जो है वो बच्चों को दी जाती है और महिलाओं को दी जाती है, ताकि आयरन की मात्रा उनमें बढ़ पाए। तो ये है आयरन एज न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट। अब आएंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसने यहाँ पे तंजौर कॉस्ट पे जो मार्च था सॉल्ट लॉ को तोड़ा था, ये आप बताएंगे। और सिर्फ तंजौर कॉस्ट का ही नहीं, बाकी और कहाँ कहाँ पर किस किसने यहाँ पे जो सॉल्ट लॉ था उसको तोड़ा था, वो भी आप मुझे यहाँ पे कमेंट्स में बता सकते हो। दूसरा आपका क्वेश्चन रहेगा रिगार्डिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आरटीसी के बारे में, तो इसको आप बताइएगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, एक था गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में। देखो एक ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इंडेंचर्ड लेबर का। देखो इंडेंचर्ड लेबर या फिर आप इसको कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर भी आप कह सकते हो। एक्चुअली ना ये फोर्स्ड लेबर की तरह ही है, मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं है पर सिमिलर है। देखो कई बार पता क्या होता था
कि पहले के टाइम के ऊपर इंडिविजुअल से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिए जाते थे एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, और जो वेजेस दी जाती थी या तो वो ना के बराबर थी या बहुत ही कम हुआ करती थी। मान लो किसी ने कुछ कर्जा ले रखा है, तो वहां पे आपके ब्रिटिश ने बोला कि चलो तुम काम करने वहां जाओ इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन करके, तो बहुत ही कम दाम के ऊपर उनको यहाँ पे अपना काम जो है वो करना पड़ता था। इससे कहीं ना कि बहुत लेबर आपका एक तरह से एक्सप्लॉइट होता था। तो 1900s के अंदर ना गांधी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि यार ये जो इंडेंचर्ड लेबर है ये सही नहीं है, इसको अब अबॉलिश करो। तो उसको अबॉलिश करने के अंदर गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। दूसरा कह रहा है कि जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया। देखो यार, गांधी जी का हमेशा ये मानना था कि चलो एक काम करते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 आने वाली है, हम ब्रिटिशर्स की मदद कर देते हैं। अगर हम ब्रिटिशर्स की मदद करेंगे तो हो सकता है युद्ध खत्म होने के बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स यहाँ पे ब्रिटिशर्स लेकर आए, भारत को और ज्यादा मदद करें, भारत की हेल्प करें कि इस तरह से। तो गांधी जी का ये सोचना था, पर ये सोचना अपने आप में गलत साबित हुआ। तो गांधी जी ने जब ये सोचा ना, तो उन्होंने सपोर्ट तो कर दिया, उन्होंने ऐसा सपोर्ट मना नहीं किया, उन्होंने सपोर्ट कर दिया, बल्कि पर हुआ उल्टा ही। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिशर्स ने हमारी मदद तो क्या करनी थी, उल्टा हमारे ऊपर रोल अटैक और इस तरह की चीजें कर दी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गांधी जी ने दरअसल में सपोर्ट किया था, क्योंकि उनका मानना था कि रिफॉर्म्स आएंगे इसके साथ। तीसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जब सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ तो आईएनसी वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, यस दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ साथ मैंने आपको एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा था। देखो थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी ना, वो दरअसल में आईएनसी के अंदर ही थी। प्लीज समझना इस बात को, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कोई ऐसे अलग नहीं थी, ये सीएसपी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही थी। ठीक है, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात ही मानते थे। इसको किसने एस्टेब्लिश किया था? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, एंड इन्होंने यहाँ पे 1934 के अंदर यहाँ पे इसको बनाया। अब इनका आइडिया था कि जो आज़ाद इंडिया होगा ना, उसमें एक सोशलिस्ट विजन एक तरह से होनी चाहिए। ठीक है, एक सोशलिस्ट प्रोग्राम होना चाहिए। वहां पर अगर हम बात करें, पीजेंट्स की सुनी होनी चाहिए, वर्कर्स की आप सुने, किसान सभा, ट्रेड यूनियन, इन सब की सुननी चाहिए। तो वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करना, पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, वो यहाँ पे इनका यहाँ पे थोड़ा मेजर रोल देखने को मिलता है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है ना कि इन्होंने बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस की बात करी, नहीं, देखो ऐसे डायरेक्टली हम यहाँ पे इसके रिगार्डिंग यहाँ पे इस बात को नहीं कर सकते। ये कांग्रेस की डायरेक्शन के साथ ही चल रहे थे, जो कांग्रेस की स्ट्रेटजीज थी। तो पहला भी गलत है, इवन दूसरा भी गलत है, इवन तीसरा भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कभी सेपरेट इलेक्टेड फॉर माइनॉरिटीज और ऑप्रेस्ड क्लासेस को एडवोकेट नहीं किया। इनका एम था कंप्लीट इंडिपेंडेंस भारत की फ्रॉम इंपीरियलिज्म एंड एक सोशलिस्ट सोसाइटी यहाँ पर बने। दैट वाज देयर होल एजेंडा। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन डी, नन इज द करेक्ट आंसर। बाकी रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसमें एक था पैक्स सिलिका के बारे में। देखो पैक्स सिलिका आपका यूएस से लेड इनिशिएटिव है, ना कि चाइना लेड इनिशिएटिव। इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे आपका इनकरेक्ट बनेगा। इंडियन वल्चर या लॉन्ग बिल्ड वल्चर का आईयूसीएन स्टेटस आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स की बात करें तो बिल्कुल ये आपका नीति आयोग ही रिलीज करता है, सो दैट इज करेक्ट। कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की बात करें तो दोस्तों ये 2014 में बना था, जो आपका फोर्टालीजा ब्राजील 6 बजट समिट था वहां पर। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।